हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज कंप्लीट करा था। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग आपके एग्ज़ाम में अप टू 40 मार्क्स तक का आ सकता है। अप टू 40 मार्क्स तक का आपके पेपर में पूछा जा सकता है ये चैप्टर। ठीक है, अप टू 40 मार्क्स का मतलब क्या है? 40 मार्क्स का आएगा नहीं, 40 मार्क्स अप टू 40 मार्क्स का मतलब है 0 से लेके 40 मार्क्स तक का कितने का भी आ सकता है। हो सकता है एक क्वेश्चन भी नहीं आए, हो सकता है 40 नंबर का इसी से पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि कैसा क्वेश्चन पेपर बना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग, अच्छा आप बताइए, कंपनी ना दो तरीके से डिसीजन लेती है। जो कंपनी में डिसीजन होते हैं वो दो लोग लेते हैं, एक तो शेयर होल्डर, एक तो कौन लेता है, शेयर होल्डर डिसीजन लेते हैं, और दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं बोर्ड मीटिंग में। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई डिसीजन लेना है तो वो क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग कॉल करेंगे और उसमें डिसीजंस ले लेंगे। और अगर शेयर होल्डर को डिसीजन लेना होता है तो वो क्या कॉल करते हैं, जर्नल मीटिंग बुलाई जाती है। तो मतलब शेयर होल्डर के डिसीजन के लिए शेयर होल्डर डिसीजन कैसे लेंगे, जर्नल मीटिंग बुला के डिसीजन लेंगे। और जर्नल मीटिंग दो तरीके की होती है, एक होती है एजीएम और एक ईजीएम। एजीएम मतलब एनुअल जर्नल मीटिंग और ईजीएम का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो क्या बोला मैंने, शेयर होल्डर जब भी डिसीजन लेते हैं तो जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। जनरल मीटिंग दो तरीके की होती है, एक तो एजीएम और एक ईजीएम। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग मतलब जो एनुअली होती है, नाम से पता लग रहा है एनुअल। एनुअल का मतलब क्या है, जो एनुअली होती है, साल में एक बार होती है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकती है। ठीक है, एजीएम साल में एक बार होती है और ईजीएम ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकती है, उसकी कोई टाइम नहीं है। और एजीएम पे जो सेक्शन लगेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग पे सेक्शन कौन कौन से लगेंगे, 96, 97 और 99। और ईजीएम पे 98 और 100 ये सेक्शन लगेंगे। लेकिन एजीएम और ईजीएम इन दोनों जनरल मीटिंग पे कुछ कॉमन सेक्शंस भी है, 101 टू 121। ये कुछ कॉमन सेक्शंस है 101 टू 121, ये एप्लीकेबल होते हैं टू ऑल द कंपनीज। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, ये कॉमन सेक्शंस हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। आज जो हम सेक्शन स्टार्ट करने वाला दैट इज सेक्शन 101। 101 सेक्शन क्या बोलता है, नोटिस ऑफ मीटिंग। नोटिस ऑफ मीटिंग के बारे में बताता है। अच्छा, जनरल मीटिंग बुलाई जाएंगी, जनरल मीटिंग किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की होती है। कौन बुलाता है, अभी के लिए मान लेते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग कॉल करते हैं और जनरल मीटिंग बुलाते हैं। तो जनरल मीटिंग कैसे बुलाएंगे, शेयर होल्डर को बुलाना पड़ेगा, तो एक एक शेयर होल्डर को फ़ोन करेंगे कि आ जाओ हमारी जनरल मीटिंग है, ये है वो है, ऐसे बोलेंगे। ऐसे तो नहीं बोलेंगे, एक प्रॉपर नोटिस ड्राफ्ट होगा, प्रॉपर नोटिस बनेगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा कि कौन कौन से मैटर डिस्कस होने वाले हैं, तो प्रॉपर नोटिस बनेगा। तो सेक्शन 101 यही बताता है कि नोटिस, नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, कितने दिन पहले जाएगा, किस किस को जाएगा, ये सब बताता है। तो सेक्शन 101 क्या बोलता है, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के बारे में सेक्शन 101 बोलता है। इसके 4 सब सेक्शन है, सेक्शन 101 सब सेक्शन 1, 2, 3, 4। 101 सब सेक्शन 1 में क्या लिखा है, लेंथ ऑफ नोटिस। लेंथ का मतलब क्या, कि कितनी लंबाई होगी नोटिस की, नहीं। लेंथ का मतलब है हाउ मैनी डेज बिफोर जनरल मीटिंग कंपनी शेल नोटिस टू द मेंबर्स, कि जनरल मीटिंग से कितने दिन पहले, कितने दिन पहले मेंबर्स को नोटिस भेजना है, शेयर होल्डर को कितने दिन पहले नोटिस भेजना है जनरल मीटिंग से, ये तो बताओ। और 101 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, कंटेंट ऑफ नोटिस। उस नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी, तो क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी, डे किस दिन होगी, किस टाइम होगी, वेन्यू क्या होगा, जगह, एजेंडा, एजेंडा मतलब बिजनेस, कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट होंगे, कौन कौन से डिस्कशन होंगे। 101 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है, नोटिस टू हुम, किस किस को नोटिस जाएगा, कौन कौन मीटिंग में आएगा, किस किस को नोटिस जाएगा। और 101 सब सेक्शन 4 क्या बोलता है, एक्सीडेंटल ओमिशन टू सेंड नोटिस। एक्सीडेंटल ओमिशन मतलब अगर कंपनी ने गलती से किसी को नोटिस नहीं भेजा, अगर भूल गई, तो क्या हो सकता है, या कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी, ये सब हम 101 सब सेक्शन में पढ़ेंगे। आज हम ये वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। देखो मेरा जो मोटिव है वो क्या है, आपके जून, आपके एग्ज़ाम है जून 2022, अप्रैल तक, टिल अप्रैल, अप्रैल तक मैं आपको पूरा कंपनी लॉ कंप्लीट करा दूंगी, दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, मैं छोटी छोटी वीडियोस इसीलिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। बड़ी बड़ी वीडियोस कोई देखना पसंद नहीं करता,
मुझे लगता है ऐसा कि बड़ी बड़ी वीडियो स्टूडेंट्स देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि वो बच्चे देख भी लेते हैं और उनको इजीली समझ भी आ जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेक्शन 101। सेक्शन 101 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है एक बार देखते हैं। 101 इज लेंथ ऑफ नोटिस। लेंथ ऑफ नोटिस का मतलब क्या है कि जनरल मीटिंग से कितने दिन पहले मेंबर्स को नोटिस भेजना है। 101 सब सेक्शन 2 कंटेंट ऑफ नोटिस। नोटिस में क्या लिखना है। 101 सब सेक्शन 3 नोटिस टू होम। नोटिस किसको जाएगा। 101 सब सेक्शन 4 एक्सीडेंटल ओमिशन टू सेंड नोटिस। अगर कंपनी ने नोटिस सेंड नहीं करा गलती से तो क्या होगा, यही लिखा है। तो शुरू करेंगे 101 सबसेक्शन 1 से। 101 सबसेक्शन 1 क्या लिखा है। वेन एवर कंपनी कॉल जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग, जब भी कंपनी जनरल मीटिंग बुलाएगी। जनरल मीटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, एजीएम भी और ईजीएम भी। अभी हम 101 पढ़ रहे हैं, 101 टू 121 किस पे एप्लीकेबल होता है, दोनों मीटिंग पे एप्लीकेबल होते हैं। तो तभी यहाँ पे जनरल मीटिंग लिखा है। देखो बच्चों में एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ना है, उड़ाना नहीं है। होस्ट मैं चाहूँ तो मैं फटाफट करा दूँ आपको, एक दिन में 1 घंटे के अंदर जनरल मीटिंग पूरा करा दूँ, लेकिन नहीं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वेन एवर कंपनी कॉल जनरल मीटिंग, जब भी कंपनी जनरल मीटिंग बुलाएगी। जनरल मीटिंग मतलब चाहे एजीएम हो चाहे ईजीएम हो, तो क्या करेगी। अगर कंपनी जनरल मीटिंग बुला रही है तो नोटिस देना पड़ेगा मेंबर्स को, शेयर होल्डर को नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिन पहले, 21 क्लियर डेज बिफोर मीटिंग। क्या लिखा है, 21 क्लियर डेज, 21 डेज नहीं, 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। अब ये क्लियर का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ क्लियर। अगर नोटिस जो है वो पोस्ट से जा रहा है या फिर नोटिस मेल से जा रहा है, दो तरीके हैं नोटिस भेजने के। या तो पोस्ट से भेजो, पोस्ट कर दो, या तो क्या करो, एक एक शेयर होल्डर को मेल कर दो ईमेल पे। ठीक है, अगर नोटिस पोस्ट से जा रहा है तो क्या करना है, वाइल कैलकुलेटिंग 21 डेज फॉलोइंग शेल बी एक्सक्लूडेड। 21 डेज कैलकुलेट करते हुए फॉलोइंग चीज़ों को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। वाइल कैलकुलेटिंग 21 डेज, जब हम 21 डेज कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना है, फॉलोइंग को एक्सक्लूड करना है। क्या क्या एक्सक्लूड करना है, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस, जिस दिन नोटिस भेजा उस दिन को एक्सक्लूड कर दो। डेट ऑफ मीटिंग, इस डेट जिस दिन मीटिंग है उसको भी एक्सक्लूड कर दो। 48 आवर्स आफ्टर सेंडिंग नोटिस, जब आपने नोटिस भेज दिया उसके 48 घंटे को भी, उसके बाद 48 घंटे को भी एक्सक्लूड कर दो। लेकिन अगर आप नोटिस कैसे भेज रहे हो, मेल से, तो क्या चीज़ें एक्सक्लूड करनी है, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग, बस 2 चीज़ें। अगर पोस्ट से भेज रहे हैं तो 3 चीज़ें एक्सक्लूड करेंगे, तभी वो 21 क्लियर डेज माने जाएंगे। लेकिन अगर नोटिस मेल से भेज रहे हैं तो 2 चीज़ें एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार दोबारा एक एग्जाम्पल। अगर अब आप लोग बताएंगे कमेंट में, अब आप लोग बताएंगे मेरे जो मीटिंग रखी है ना, मैंने अपनी कंपनी, मेरी कंपनी एक्स लिमिटेड है, मैंने अपनी कंपनी की मीटिंग रखी है 30 सितंबर को, मैंने अपनी कंपनी की एजीएम रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपने मुझे बताना है कि मैं किस दिन मीटिंग बुलाऊं, किस दिन नोटिस भेज दूं कि मेरे 21 क्लियर डेज पूरे हो जाए। और मुझे नोटिस, ये भी सुन लो, और मुझे जो नोटिस भेजना है ना, वो मुझे नोटिस बाय पोस्ट भेजना है। ठीक है, मेल के थ्रू नहीं, बाय पोस्ट भेजना है। ये मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, और मैं आपको आंसर बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपकी ड्यूटी है कि आप लोग मुझे इसका आंसर लिख के बताएंगे। ठीक है, और देखते हैं किसका आंसर सही होता है। याद रखना है, अगर पोस्ट से भेजोगे तो इनको एक्सक्लूड करना है। डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस, जिस दिन नोटिस भेजा, डेट ऑफ मीटिंग, और 48 आवर्स आफ्टर सेंडिंग नोटिस, मतलब टोटल 4 दिन, 4 डेज, 48 घंटे मतलब 2 दिन, और ऊपर वाले 2 दिन मतलब 4 दिन को एक्सक्लूड कर देंगे अगर हम, तो 21 डेज क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर मेल से भेज रहे हैं तो सिर्फ 2 दिन को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस और डेट ऑफ मीटिंग। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए ये होमवर्क है, आप लोग ये क्वेश्चन करके बताएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं बताऊंगी आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, अच्छा, बिजनेस नॉट स्पेसिफाइड इन नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग कैन नॉट बी ट्रांजैक्टेड इन जनरल मीटिंग। क्या लिखा है, अच्छा जब हम नोटिस भेजेंगे शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को, जब नोटिस भेजा जाएगा तो उस नोटिस में क्या लिखा होगा, नोटिस में कुछ ट्रांजैक्शन लिखी होंगी कि ये ट्रांजैक्शन हम लोग जनरल मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं। यही लिखा होता होगा मीटिंग में कि ये ट्रांजैक्शंस हम लोग जनरल मीटिंग में डिस्कस करेंगे शेयर होल्डर के साथ। तो अगर एक बात बताओ, अगर कोई 4 ट्रांजैक्शन लिखी हुई है नोटिस के अंदर ना,
1 2 3 4 4 ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं कि ये 4 मैटर्स पे डिस्कशन होगा जनरल मीटिंग में। तो क्या कोई 5वें मैटर पे जो जनरल मीटिंग की नोटिस पे नहीं लिखी थी उसके ऊपर डिस्कशन करा जा सकता है? इस मैटर के ऊपर डिस्कशन करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता स्टूडेंट्स? इस मैटर पे डिस्कशन नहीं करा जा सकता। लॉ मेकर ने क्या बोला कि जो जो मैटर आपने उसमें लिख दिए, अपने नोटिस में लिख दिए, सिर्फ उन्हीं मैटर्स पे आप डिस्कशन कर सकते हो, किसी अदर मैटर पे आप डिस्कशन नहीं कर सकते जो आप लोगों ने जनरल मीटिंग के नोटिस पे नहीं लिखे। तो ये लिखा है मेंशन इन नोटिस बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन जनरल मीटिंग। हमें नोटिस में मेंशन करना पड़ेगा कौन कौन से बिजनेस को ट्रांजैक्ट करना है जनरल मीटिंग में। डिस्कशन कैन नॉट बी डन ऑन मैटर नॉट मेंशनड इन द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। डिस्कशन नहीं हो सकता उन मैटर्स पे जो जनरल मीटिंग के नोटिस में लिखे ही नहीं थे। ठीक है, ये किसने बोला? मैंने नहीं बोला। इस पे केस हुआ, केस का नाम क्या था? वेस्ट फोर्थ हाईटेक हॉस्पिटल्स वर्सेस वीएस कृष्णन। ये केस हुआ। इस केस में डिसाइड हुआ कि जोन से मैटर्स आपने नोटिस में लिखे हैं सिर्फ उन्हीं मैटर्स पे डिस्कशन हो सकता है, किसी थर्ड मैटर पे डिस्कशन नहीं करा जा सकता। क्लियर है? नेक्स्ट, सेक्शन 101 सबसेक्शन 2 कंटेंट्स ऑफ नोटिस, कि नोटिस में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो एजीएम के नोटिस में क्या क्या चीज़ें होंगी और ईजीएम के नोटिस में क्या क्या चीज़ें होंगी। फर्स्ट, डे होगा। नोटिस में क्या लिखा हो? किस दिन मीटिंग है, किस टाइम मीटिंग है, वेन्यू मतलब किस जगह मीटिंग है, और एजेंडा। एजेंडा मतलब बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन जनरल मीटिंग, कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाले हैं जनरल मीटिंग में। ठीक है, और ईजीएम में भी सेम चीज़ें लिखी होंगी, डे टाइम वेन्यू एजेंडा बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी में क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं और क्या बन जाते हैं? ओनर बन जाते हैं। आपको पता है शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं, मेंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब वो पूरे साल जो उन्होंने पैसा लगा रखा है शेयर होल्डर ने कंपनी पे, अब कंपनी क्या करेगी? उस पैसे का इस्तेमाल करेगी। कंपनी मतलब डायरेक्टर्स, जो वहाँ पे काम कौन कर रहा है? डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं। उस डायरेक्टर क्या करेंगे? फंड्स को बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे। तो पूरे साल शेयर होल्डर बार बार तो आते नहीं है, एक ही बार आते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, या कभी कभी ईजीएम हो जाती है तो उसमें भी आ जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एजीएम ही होती है, ईजीएम नहीं होती कंपनीज की। ठीक है, तो डायरेक्टर्स पूरे साल फंड्स को यूज़ करेंगे। तो आप बताओ कि शेयर होल्डर को कम से कम साल में एक बार तो पता चलना चाहिए ना कि कंपनी ने क्या पैसा कमाया, हमारे पैसे का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं करा, ये सब। तो शेयर होल्डर की मीटिंग इसीलिए होती है ताकि वो चेक कर सके कंपनी का पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, डिविडेंड कितना दे सकती है कंपनी, ये सब। कब कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे हैं या नहीं करे। तो यही सारे काम क्या होते हैं? एजीएम में करे जाते हैं। तो एजीएम में 4 बिजनेस करने तो मैंडेटरी होते हैं। वो 4 बिजनेस कौन कौन से हैं? एडॉप्शन ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट। शेयर होल्डर क्या चेक करेंगे? बैलेंस शीट चेक करेंगे कंपनी की, पीएनएल अकाउंट चेक करेंगे कंपनी का। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इफ एनी, अगर कोई डिविडेंड है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना ऑप्शनल होता है, आपको पता होगा। डिविडेंड ले सकता है, कंपनी में प्रॉफिट है तो डिविडेंड देगी कंपनी, अदरवाइज नहीं देगी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को भी अपॉइंट करा जाता है। अपॉइंटमेंट एंड री अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो 4 काम एजीएम, 4 ये ऑर्डिनरी बिजनेस हैं, 4 बिजनेस हैं जो एजीएम में होने ही होने हैं, कंपलसरी है। कौन कौन से? पहला, एडॉप्शन ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड अपॉइंटमेंट एंड री अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। इन चारों बिजनेस को क्या नाम दिया गया? ऑर्डिनरी बिजनेस नाम दिया गया। ऑर्डिनरी बिजनेस क्यों नाम दिया गया? जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी ये 4 बिजनेस होने ही होने हैं, इसलिए इनको नाम क्या दे रखा है? ऑर्डिनरी बिजनेस दे रखा है। तो ऑर्डिनरी बिजनेस होने के लिए, ऑर्डिनरी बिजनेस होने के लिए आपको 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। सॉरी, ऑर्डिनरी बिजनेस होने के लिए आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। क्या? पहले तो वो 4 बिजनेस होने चाहिए। 4 बिजनेस कौन कौन से? एडॉप्शन ऑफ बैलेंस शीट पीएनएल, दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ऑडिटर, डायरेक्टर। 4 बिजनेस होने चाहिए और साथ साथ वो चारों बिजनेस एजीएम में होने चाहिए। ठीक है, तभी वो ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाएंगे। लेकिन अगर ये 4 बिजनेस कहाँ पे होते हैं? ईजीएम में होते हैं, तो इनको ऑर्डिनरी बिजनेस ना बोल के क्या बोलेंगे? स्पेशल बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एजीएम में 4 बिजनेस करा रहे हो तो उनको ऑर्डिनरी बिजनेस नाम दिया गया है। ईजीएम में करा रहे हो कोई बिजनेस, चारों बिजनेस, तो उसको क्या नाम दिया गया? स्पेशल बिजनेस नाम दिया गया। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन उठा, व्हाट वुड बी द एजेंडा इन द एजीएम नोटिस, एजेंडा क्या होगा एजीएम के नोटिस का। तो 4 बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस होंगे, अगर कोई और बिजनेस है उसको क्या बोलेंगे, स्पेशल बिजनेस बोलेंगे। लेकिन अगर ईजीएम में क्या एजेंडा हो सकता है, ओनली स्पेशल बिजनेस। ईजीएम में सिर्फ स्पेशल बिजनेस होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होते। लेकिन अगर एक बात बताओ, एडॉप्शन ऑफ बैलेंस शीट का काम कहाँ हो रहा है, ईजीएम में हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में हो रहा है, एजीएम में नहीं हो रहा। तब क्या वो ऑर्डिनरी बिजनेस है, स्पेशल बिजनेस है, दैट इज स्पेशल बिजनेस। ईजीएम में जो भी काम होगा वो क्या है, स्पेशल बिजनेस ही कहलाया जाएगा। लेकिन एजीएम में 2 है, अगर 4 बिजनेस हो रहे हैं एजीएम में तो दैट इज ऑर्डिनरी बिजनेस, उन चारों के अलावा कुछ और हो रहा है तो दैट इज स्पेशल बिजनेस। राइट, समझ में आ गया स्पेशल बिजनेस क्या होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है। सेक्शन 102 थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा है। 102 क्या लिखा है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। जनरल मीटिंग में जब स्पेशल बिजनेस होगा ना, जनरल मीटिंग मतलब चाहे एजीएम हो या फिर ईजीएम हो, अगर इनमें स्पेशल बिजनेस होगा तो नोटिस के साथ साथ आपको क्या भेजना पड़ेगा, शेयर होल्डर को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी भेजनी पड़ेगी कि स्पेशल बिजनेस करने के पीछे का रीज़न क्या है, दैट इज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। स्पेशल बिजनेस जो आप कर रहे हो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये सेक्शन 2 जब हम पढ़ेंगे, 102 जब हम पढ़ेंगे तब पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एजीएम और ईजीएम। अभी हमने पढ़ा कि पहली चीज़ हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 101 सब सेक्शन 2 कंटेंट ऑफ नोटिस। उसमें पहला कंटेंट हमने क्या पढ़ा, डे टाइम वेन्यू एजेंडा होना चाहिए, और ईजीएम में भी डे टाइम वेन्यू एजेंडा होना चाहिए, ठीक है। तो आप बताइए जो एजीएम का एजेंडा होगा उसमें क्या लिखा होगा, 4 ऑर्डिनरी बिजनेस तो लिखे होंगे और कुछ स्पेशल बिजनेस भी हो सकते हैं। लेकिन ईजीएम का जो एजेंडा होगा इसमें क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बिजनेस होंगे और कुछ नहीं होगा। और अगर स्पेशल बिजनेस होंगे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगी ना। तो इसलिए सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इफ एनी एजीएम में। लेकिन ईजीएम में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ठीक है बच्चों। और एजीएम में क्या क्या जाता है, कॉपी ऑफ बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, ऑडिटर की रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट और प्रॉक्सी फॉर्म। अभी बताती हूँ प्रॉक्सी क्या होता है। पहले तो बताओ कॉपी ऑफ बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट क्यों जाता है, आपको पता है अभी हमने पढ़ा पहला ऑर्डिनरी बिजनेस है एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को अपने अकाउंट्स भेजने पड़ेंगे, पीएनएल और बैलेंस शीट भेजनी पड़ेगी ताकि उनको पता चल जाए कि कंपनी में क्या काम चल रहा है। ऑडिटर की रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, ऑडिटर की रिपोर्ट मतलब ऑडिटर इनके अकाउंट्स को चेक करेगा और ऑडिटर जो रिपोर्ट देगा वो भी भेजनी पड़ेगी शेयर होल्डर को। बोर्ड की रिपोर्ट भी भेजनी पड़ेगी कि बोर्ड क्या बोलते हैं, बोर्ड रिपोर्ट का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो लिखते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि हमने पूरे साल क्या क्या काम करा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो ये सब भी एजीएम के नोटिस के साथ भेजना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और प्रॉक्सी फॉर्म, प्रॉक्सी का मतलब होता है फॉर एग्जांपल एक शेयर होल्डर है राम, ठीक है, कौन है शेयर होल्डर, राम। उसको मीटिंग में जाना है, मीटिंग है 30 सितंबर की, फॉर एग्जांपल 30 सितंबर की मीटिंग है और उस मीटिंग वाले दिन के अंदर उसे कहीं और भी जाना है, उसकी शादी है सपोज, उसी राम की क्या है 30 सितंबर को शादी भी है, तो वो जनरल मीटिंग में जाएगा या अपनी शादी में जाएगा, ऑब्वियसली अपनी शादी में जाएगा। जनरल मीटिंग में क्या करेगा वो, जनरल मीटिंग में क्या करेगा, एक प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा, एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेगा जिसकी जगह, राम की जगह वो जनरल मीटिंग अपॉइंट कर सकता है और जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है और वहाँ पे जाके वोट कर सकता है। लेकिन अपनी शादी में तो उसे खुद ही जाना पड़ेगा ना, प्रॉक्सी को तो नहीं भेज सकता। इसलिए शेयर होल्डर के लिए एक ये बनाया गया, प्रॉक्सी बनाया गया, लॉ मेकर ने प्रॉक्सी एक कंसेप्ट बनाया कि अगर कोई शेयर होल्डर मीटिंग में नहीं जा सकता तो वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है जो उस मेंबर की जगह जनरल मीटिंग में जाएगा और क्या करेगा, वहाँ पे जाके जनरल मीटिंग को अटेंड करेगा और वोट करेगा, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो इसलिए प्रॉक्सी बनाया गया। और ईजीएम में भी प्रॉक्सी होता है, ईजीएम में भी प्रॉक्सी को अपॉइंट करा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ईजीएम में क्या कॉपी ऑफ बैलेंस शीट जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, ऑडिटर रिपोर्ट भी नहीं जाएगी, बोर्ड रिपोर्ट भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस कहाँ होते हैं, एजीएम में होते हैं। लेकिन हाँ अगर ईजीएम में ये वाला बिजनेस हो रहा है तो उसको स्पेशल बिजनेस बोलेंगे, तब ये तीनों चीज़ें हमें भेजनी पड़ेंगी, क्लियर है। अच्छा बच्चों एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि एजीएम में जब नोटिस जाता है साथ साथ बैलेंस शीट, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, प्रॉक्सी, इसको एक नाम दिया गया एनुअल रिपोर्ट। आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको क्या नाम दिया गया, एनुअल रिपोर्ट। लेकिन ईजीएम के नोटिस के साथ ये सब चीज़ें नहीं जाती, इसलिए इसके नोटिस को एनुअल रिपोर्ट नाम नहीं दे सकते, क्लियर, सिंपल। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंटेंट,
एजीएम के नोटिस अभी हमने पढ़ा डे टाइम वेन्यू एजेंडा होता है, तो मतलब किस टाइम हो सकती है एजीएम कब हो सकती है? एनी डे। क्या लिखा है? एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। किसी भी दिन हो सकती है। क्या संडे को हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या लिखा है? एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे को छोड़कर किसी भी दिन एनुअल जनरल मीटिंग हो सकती है। नेशनल हॉलीडे 3 ही होते हैं बच्चों। कौन कौन से? 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, सिर्फ और सिर्फ 3 नेशनल हॉलीडे हैं। इन तीनों दिन के अलावा किसी भी दिन आप जनरल मीटिंग बुला सकते हो। टाइम क्या है? 9 to 6। कई बुक्स में बिजनेस आर लिखा है, बिजनेस आर को काट देना। 9 to 6। 9 to 6 में जनरल मीटिंग कमेंस होनी चाहिए, कंक्लूड नहीं होनी चाहिए। 9 to 6 क्या टाइम है? कमेंसमेंट का टाइम है। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग शुरू हुई दोपहर को 1 बजे, हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और शाम को 6 बज गए, ठीक है, 6 बजे कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन हो रहा है। अब क्या होगा कि मीटिंग फटाफट खत्म करनी पड़ेगी। जो चेयरमैन होगा मीटिंग का, कंपनी सेक्रेटरी होगा मीटिंग का, क्या बोलेगा? फटाफट भागो, 6 बज गए, 6 बज गए, हमें मीटिंग खत्म करनी पड़ेगी, नहीं तो लॉ कॉन्ट्रावीन हो जाएगा, हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए 9 to 6 का टाइम क्या है? कमेंस होने का। कंक्लूड रात को 2 बजे तक करो, 3 बजे तक करो, सुबह 4 बजे तक करो, और वो आपकी मर्जी है, लेकिन कमेंस कब होनी चाहिए? 9 to 6 के बीच में कमेंस हो जानी चाहिए, शुरू हो जानी चाहिए। कंक्लूड का टाइम कोई भी नहीं है। वेन्यू, वेन्यू के ऊपर ओनली एट रजिस्टर्ड ऑफिस, इस पर दोबारा आएंगे। वेन्यू की बात करते हैं, क्या लिखा है? ओनली एट रजिस्टर्ड ऑफिस। वेन्यू ऑफ जनरल मीटिंग, रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस होता है कंपनी का। अच्छा, मेरी ना एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, और ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है। पटेल नगर में मेरा एक रजिस्टर्ड ऑफिस है। कहाँ पे? पटेल नगर में मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, और इसमें ना ये 2x2 का कमरा है। 2x2 का कमरा है, इसमें मैं और मेरा एक पार्टनर है, सिर्फ हम 2 लोग बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा लोग इसमें आ नहीं सकते। लेकिन जो मेरे शेयर होल्डर है ना, 1 लाख शेयर होल्डर है। 1 लाख शेयर होल्डर है मेरे। कितने शेयर होल्डर है? 1 लाख शेयर होल्डर है, और मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। अब क्या हो सकता है? तो सारे शेयर होल्डर, जब जनरल मीटिंग होगी, सारे शेयर होल्डर मीटिंग के बाहर, रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर खड़े होंगे, मैंने अंदर आने दो, अंदर आने दो, कैसे आएंगे? तो इसीलिए क्या लिखा है? रजिस्टर्ड ऑफिस पे करा लो या तो जनरल मीटिंग, और एट एनी प्लेस विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड। मतलब कि जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज, मतलब मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? पटेल नगर में। तो विद इन द पटेल नगर कहीं भी आप जनरल मीटिंग करा सकते हो। कहाँ करा सकते हो? विद इन द पटेल नगर कहीं भी जनरल मीटिंग करा सकते हो, ठीक है। विद इन द पटेल नगर मतलब किस पॉइंट तक? कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो होगा ना। विद इन द पटेल नगर का क्या मतलब? तो एक विच पॉइंट, कौन से पॉइंट तक? तो पॉइंट बताया गया है म्यूनिसिपल लिमिट और पोस्टल लिमिट, विच एवर इज वाइडर। म्यूनिसिपल लिमिट मतलब एमसीडी की जो लिमिट्स होती है, या तो वहाँ तक या पोस्टल लिमिट्स, विच एवर इज वाइडर, जोन सा ज़्यादा है वहाँ तक करा सकते हो आप, ठीक है, क्लियर। और एजेंडा क्या होगा? 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होंगे और एक स्पेशल बिजनेस भी हो सकता है कोई भी, ठीक है। जब ईजीएम की बारी आती है, ईजीएम का नोटिस, तो ईजीएम के लिए डेट, टाइम, वेन्यू के लिए क्या है? लॉ साइलेंट है, और एजेंडा तो हमें पता ही है, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बिजनेस होते हैं, इसमें ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होते। लेकिन जो ऑर्डिनरी बिजनेस हो रहे हैं उनको भी नाम देंगे इसमें स्पेशल बिजनेस, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ईजीएम के नोटिस के साथ जाएगी ही जाएगी, ठीक है बच्चों। तो लॉ साइलेंट है। जब लॉ साइलेंट होता है ना, तो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2, हमारे पेपर में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स भी आएंगे, वो भी मैं आपको कराऊंगी। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है वैसे तो, बट अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं दोबारा करा दूंगी। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 किस पे लगता है? जनरल मीटिंग पे लगता है। तो जहाँ जहाँ कंपनी लॉ साइलेंट है, वहाँ वहाँ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल हो जाता है। ये किसने बनाया है? ICSI ने बनाया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने बनाया है। क्या बोला? जो ईजीएम है ना, वो किसी भी दिन करा लो, नेशनल हॉलीडे में मत कराना। टाइम क्या है? 9 to 6 में कमेंस करा लेना। वेन्यू रजिस्टर्ड ऑफिस पे करा लेना। सेम टू सेम जो एजीएम में लिखा था वही सेम टू सेम क्या लिख दिया? ईजीएम में लिख दिया। क्लियर? आसान है, मुश्किल तो नहीं है ना। रजिस्टर्ड ऑफिस हमने पढ़ लिया। आगे पढ़ेंगे 101 सबसेक्शन 3। 101 सबसेक्शन 3 क्या बोलते हैं? नोटिस टू होम, किस किस को नोटिस जाएगा? मेंबर्स को जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है, डायरेक्टर्स को जाएगा, ऑडिटर को जाएगा, और डिबेंचर ट्रस्टी को जाएगा। ये जो डिबेंचर ट्रस्टी है, इसके बारे, इसको जो नोटिस जाएगा वो कहाँ लिखा है? कंपनी लॉ में लिखा नहीं, वो SS2 बोलता है। कंपनी लॉ इसके बारे में साइलेंट है, तो SS2 ने बोला कि जो जनरल मीटिंग का नोटिस है वो डिबेंचर ट्रस्टी को भी भेज देना। क्लियर? तो 4 लोगों को नोटिस जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स
ऑडिटर, डिबेंचर, ट्रस्टी। ठीक है बच्चों, क्लियर। अच्छा, अब आया 101 सब सेक्शन 4, एक्सीडेंटल ओमिशन टू सेंड नोटिस। एक्सीडेंटल का मतलब होता है गलती से, एक्सीडेंटल मतलब नॉट इंटेंशनली, गलती से। एक्सीडेंटल मतलब गलती हो गई मेरे से, नॉट इंटेंशनली मतलब गलती से कर दिया। तो एक क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड है, वो अपने जनरल मीटिंग बुलाना चाहती है, 21 क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ेगा, और इसके 5000 मेंबर हैं। तो क्या हुआ, कंपनी से इन्होंने 4999 मेंबर को तो नोटिस भेज दिया, लेकिन एक मेंबर को ना जानबूझ के इंटेंशनली नोटिस नहीं भेजा। क्या बोला मैंने, जानबूझ के। क्या मैंने गलती से बोला? नहीं, मैंने क्या बोला है, इन्होंने क्या करा, जानबूझ के अपने एक मेंबर को नोटिस नहीं भेजा, इंटेंशनली इसने जानबूझ के अपने मेंबर को नोटिस नहीं भेजा। तो क्या कर सकता है ये मेंबर, मीटिंग को वॉइड करा सकता है। क्या बोलेगा एनसीएलटी को जाके कि इस कंपनी ने मेरे को जानबूझ के नोटिस नहीं भेजा, ये कंपनी क्या कर रही है, मेरे साथ फ्रॉड करना चाहती है। तो एनसीएलटी क्या बोलेगी, आप इस मीटिंग को वॉइड करा सकते हो, कि ये मीटिंग मानी नहीं जाएगी कंपनी ने कराई या नहीं कराई। ठीक है, बट अगर एक्स लिमिटेड बोलती है कि ये एक्सीडेंटल ओमिशन था, क्या बोल देती है, अगर ये एक्सीडेंटल ओमिशन था तो क्या हो सकता है, मीटिंग वैलिड होगी और मेंबर इसको वॉइड नहीं करा सकता। अगर कंपनी ने क्या बोल दिया कि मैंने गलती से, हमसे मिस्टेक हो गई, हम ऐसा चाहते नहीं थे, गलती से रह जाता है, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, तब इस केस में मीटिंग एब्सोल्युटली वैलिड होगी और मेंबर इसको वॉइड नहीं करा पाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या पूछ लूँ? बिल्कुल मैं पूछूंगी। यही कंपनी एक्स लिमिटेड है, ठीक है, इसके 5000 मेंबर हैं। अब इसने क्या करा, 3000 मेंबर को तो नोटिस भेज दिया, लेकिन 2000 मेंबर को नोटिस नहीं भेजा, और कंपनी बोल रही है कि ना ये एक्सीडेंटल ओमिशन है। कंपनी क्या बोल रही है, इट इज़ एक्सीडेंटल ओमिशन। आप बताओ मीटिंग वैलिड होगी या वॉइड होगी? आप बताइए, मीटिंग वैलिड और वॉइड, जल्दी बताइए, वेदर मीटिंग वैलिड और वॉइड। एक्सीडेंटल ओमिशन, 5000 मेंबर, आपने 3000 मेंबर को नोटिस भेजे, 2000 मेंबर को नोटिस नहीं भेजा, ये कौन सी बात हुई? अगर कंपनी लॉ बोलेगा या कोर्ट बोलेगा, कोर्ट क्या बोलेगा कि गलती होती है तो एक या दो मेंबर रह गए तो समझ में आता है, 2000 मेंबर कैसे रह सकते हैं? तो इस केस में क्या होगा, मीटिंग को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि 2000 मेंबर कैसे रह सकते हैं। सिंपल, सोचने वाली बात है। आपने 2000 मेंबर छोड़ दिया और आप कह रहे हो हमसे गलती हो गई, एक या दो मेंबर को नहीं गया होता नोटिस तो समझ में आता। जैसे ऊपर वाले केस में ऐसा हो रहा था कि एक या दो मेंबर को नोटिस नहीं गया तो ठीक है, लगता है कि कंपनी से गलती हो गई, लेकिन 2000 मेंबर को नोटिस नहीं किया तो डिपेंड करता है कि आपसे सच में गलती हुई है, आप ऐसे बोल रहे हो। ठीक है, तो आज हमने सेक्शन 101 सब सेक्शन 4 करा, सब पूरा 101 सब सेक्शन करा हमने, 1 2 3 4। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। 101 सेक्शन, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो नोटिस का, वो आपको मुझे बताना है कमेंट में। सेक्शन 101 सब सेक्शन क्या बोलता है, लेंथ ऑफ नोटिस। लेंथ ऑफ नोटिस क्या, कि कितने दिन पहले नोटिस जाएगा, दैट इज 21 क्लियर डेज, और उसमें 4 दिन और 2 दिन एक्सक्लूड करेंगे। कंटेंट ऑफ नोटिस हमने पढ़ा, नोटिस किस किस को जाएगा पढ़ा, और एक्सीडेंटल ओमिशन टू सेंड नोटिस पढ़ा। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया, एक क्वेश्चन दिया है, वो आप ज़रूर करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।